जरा इस इंसान को ध्यान से देखिए। ये इंसान अब तक का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव इंसान था। मतलब अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेडिएशन की चपेट में कोई आया है तो वो हिसाची आउची नाम का ये इंसान था। अगर सबसे ज्यादा दर्द किसी ने जीते जी सहा है या सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत किसी को मिली है तो वो जापान में रहने वाला हिसाची आउची है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप अभी जान जाओगे। दरअसल जापान में रहने वाला 35 साल का हिसाची आउची दिखने में अच्छा खासा शादीशुदा आदमी था जो कि जेसीओ नामक न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री में काम करता। योकोगावा और शिनोहारा ये दो लोग भी हिसाची के साथ इसी न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री में काम करते थे। जेसीओ फैक्ट्री जो कि जापान में स्थित है, ये फैक्ट्री फ्यूल बनाकर दूसरे कंपनी को सप्लाई करती थी ताकि उस फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। पर ये फ्यूल इस दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के कन्वर्जन से बनाया जाता था। फ्यूल बनाने के लिए बस 5% यूरेनियम का यूज होता था। इस यूरेनियम को स्पेशलाइजेशन मशीन के द्वारा मिक्स किया जाता, पर जेसीओ फैक्ट्री वालों ने अपने वर्कर्स को इस तरह से मजबूर किया था कि उन्हें घर में यूज किए जाने वाले बाल्टियों से ही यूरेनियम को मिक्स करना पड़ता, जो कि गैर कानूनी था। पर कभी कोई इसके बारे में कुछ बोला नहीं और कभी कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन 30 सितंबर 1999 के दिन इस फैक्ट्री में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फैक्ट्री अपने नॉर्मल शेड्यूल से पूरे 2 दिन पीछे चल रही थी। इस वजह से वहां के वर्कर्स को काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। वर्कर्स ने अपने फ्यूल बनाने के प्रोसेस में 4 चांद लगा दिए थे। हिसाशी ने जो यूरेनियम का सोल्यूशन मशीन के थ्रू मेन टैंक में डाला जाता था उसे बाल्टियों से डालना शुरू कर दिया और यूरेनियम के परसेंटेज को भी 5 से 18% बढ़ा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बनाया जा सके। सुबह के 10:35 पे जब हिसाशी टैंक पर चढ़ के बाल्टियों से सोल्यूशन को मिक्स कर रहा था तब अचानक टैंक से ब्लू कलर के गैस के साथ खतरनाक रेडिएशन बाहर आई। रेडिएशन के रूप में उस मॉन्स्टर ने बाहर आते ही हिसाची आउची, योकोगावा और शिनोहारा को अपने चपेट में ले लिया। हिसाशी के टैंक के सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण उसे सबसे ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान 1 साल में बस 20 मिलीसीवर का एक्सप्लोजर झेल सकता है, पर उस दिन हिसाशी को 17,000, शिनोहारा को 1,000 और योकोगावा को 3,000 मिलीसीवर का झटका लगा, जिस वजह से उन तीनों को बॉडी में जलन होने लगी और उल्टियां आने लगी। बार बार वो बेहोश होने लगे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स को लगा कि ये कोई नॉर्मल केस ही है, पर जब उन्होंने रेडिएशन का लेवल चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर्स वहां से भाग गए और सोचने लगे कि ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। हिसाशी के जब टेस्ट रिजल्ट्स बाहर आए तो डॉक्टर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका डीएनए पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एक नॉर्मल इंसान की स्किल सेल्स झड़ती रहती है और उसकी जगह नई सेल्स आती है, क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन हिसाशी का तो डीएनए ही खत्म हो गया था। रेडिएशन से पहले जो न्यू सेल्स हिसाशी के बॉडी पे बनी हुई थी, जिसकी वजह से हिसाशी एकदम ठीक लग रहा था, पर जैसे ही वो सेल्स खत्म हो गए तो हिसाशी के डरावने दिन शुरू हो गए। उसके वाइट ब्लड सेल्स मानो खत्म ही हो गए थे और एक नॉर्मल सा बुखार भी उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसे एक बहुत ही एडवांस रूम में रखा गया ताकि कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन उसे ना हो सके। उसकी नई सेल्स ना बनने का एक एडवांस सोल्यूशन डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाया गया। इस एक्सपेरिमेंट में किसी डोनर के हेल्दी टेम सेल्स को ट्रांसफर किया जाना था और इस चीज के लिए बेस्ट मैच मिला हिसाशी के बहन का। ये प्रोसेस करके तकरीबन 10 दिनों का ऑब्जर्वेशन किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हिसाशी के बॉडी में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली, लेकिन रेडिएशन इतना ज्यादा था कि ये तरीका ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। 1 हफ्ते के बाद उसकी नई सेल्स भी झड़ने लगी। जब हिसाशी के बॉडी से मेडिकल टेप को उतारा जाता था तो टेप के साथ उसकी स्किन भी निकल जाती, इसलिए डॉक्टरों ने अब टेप का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। हिसाशी को अब सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही थी। बॉडी को
दिए जाने वाला फ्लूइड भी उसके स्किन से बाहर निकल जाता, क्योंकि वाटर को कंज्यूम करने वाले मेम्ब्रेन्स खत्म हो गए थे और उसके बॉडी से 1 लीटर डायरिया रोज निकलने लगा था और ब्लड का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसको कवर करने के लिए हिसाशी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू कर दिया, कभी कभी तो दिन में 2 बार। हिसाशी इस वक्त काफी दर्द में था, इतना दर्द कि वो सोचता रहता था कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। कुछ हफ्ते बीतने के बाद अब हिसाशी के बॉडी से पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फ्लूइड बाहर आने लगा, मतलब डेली 10 लीटर फ्लूइड बाहर आता और डॉक्टर उतना ही फ्लूइड हिसाशी के बॉडी में चढ़ाते थे। अब उसके आंखों से खून निकलना स्टार्ट हो गया था, नींद तो मानो गायब सी ही हो गई थी। उसे सुलाने के लिए भी हाई लेवल के नार्कोटिक्स दिए जाते थे, सोते वक्त भी उसके आंखों से खून निकलता रहता। वो इतना दर्द में था कि शायद ही उसके जितना दर्द किसी ने जीते जी सहा होगा। और अंत में डेली के ब्लड फ्यूजन के कारण उसका हार्ट रेट इतना बढ़ गया कि वो अचानक से रुक गया। एक मौत की शांति उसके नसीब में आ ही गई थी, पर वहाँ के कानून के हिसाब से हिसाशी को वापस से जिंदा करने की कोशिश की गई। उसे 3 बार शॉक दिया गया और उसकी धड़कन चल गई। इस ऑन ऑफ की वजह से उसका दिमाग और किडनी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वापस से जिंदा कर दिया था। हादसे के 81 डेज के बाद डॉक्टर ने हिसाशी के फैमिली से कहा कि हिसाशी को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कहे तो इस बार उसकी हार्ट रेट फिर से रुक जाती है तो उसे दोबारा बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और अंत में यही हुआ। 2 दिन बाद उसे इस दर्द से मौत मिल ही गई। それこそ話するのもこう力がいる。 ये थी हिसाशी याउची की पूरी कहानी।